स्रोत तरंगों की रूप में प्रकाश उत्सर्जित करता है। जैसे ही प्रकाश आगे चलता है वो एक नए तरंगागर की तरह काम करने लगते हैं। प्रकाश का पथ अगर प्रारंभ में t है तो बाद में प्रकाश का पथ कितना हो जाएगा बेटा, म्यू टी के बराबर हो जाएगा। हमारे पास में फ्रिंजों के विस्थापन को दिखाता हुआ एक चित्र है। अब अपन बात करते हैं प्रकाश द्वारा ध्रुवण। हम आकाश के नीले भाग को ध्रुवक के द्वारा देखने लगे। तीव्रता में या तो वृद्धि होगी या कमी होगी। हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और बहुत बढ़िया से तुम्हारी पढ़ाई भी चल रही होगी। बेटा आज अपन फिर से एक नया चैप्टर पढ़ने आए हैं जिसका नाम है प्रकाश की तरंग प्रकृति एवं तरंग प्रकाशिकी, जिसमें अपन अपने पास में जो तरंगे होती है, प्रकाश की तरंगे होती है, वो किस तरीके से स्रोत से निकलती है, किस तरीके की उनकी प्रकृति होती है। फिर अपन समझेंगे कि क्या इनकी तीव्रता क्या होती होगी, इनके मूलभूत गुणधर्म क्या होते होंगे। इन सब बातों के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज के अपने इस चैप्टर को। ध्यान से देखिएगा। चैप्टर को शुरू करने से पहले अपन बात कर लेते हैं कि किस तरीके के सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। बेटा फिर से यहाँ से कुछ थ्योरेटिकल सवाल भी पूछ लिए जाते हैं। तो सवाल यहाँ पर जो आता है, ले दे के पूरे सवाल की अगर मैं बात करूं तो बेटा आसान सवाल ही पूछा जाएगा हमसे, ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है। इसके पीवाईक्यूज अच्छे से कर लीजिए। पिछले 30 सालों में जो सवाल पूछे गए हैं उनको अच्छे से हल कर लीजिए। उन सवालों को हल कर लोगे तो अपना काम हो जाएगा। साथ के साथ सारे फॉर्मूले, माइंड मैप को बहुत अच्छे से सीरियसली पढ़िए। फिर अगर सारा ये कुछ कर लोगे तो हमारा एकदम से क्लियर हो जाएगा, कुछ अटकेगा नहीं। बात समझ में आती है? तो फिर अपन स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। हमारे पास में सबसे पहले आता है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। हाइगेंस भाई साहब ने तरंगों के बारे में क्या बोला? इन्होंने बोला कि स्रोत तरंगों की रूप में प्रकाश उत्सर्जित करता है। कि जैसे मान लो कि हमारे पास में हमने एक लाइट जलाई है, लाइट हमारे लिए स्रोत हो गया है, तो उसमें जो प्रकाश उत्सर्जित होगा वो बेसिकली तरंगों की तरीके से उत्सर्जित होगा। उसमें से प्रकाश की तरंगे निकलती हुई दिखाई देगी। क्लियर बात? फिर बात करें, यहां पर बोला गया कि प्रकाश का प्रत्येक बिंदु स्रोत विक्षोभ का केंद्र है। कि जो स्रोत होगा जहां से प्रकाश निकल रहा है वो एक विक्षोभ का काम करता है, जिसमें से तरंगे सभी दिशाओं में फैलती है। जैसे हमने लाइट जलाई है, बिंदु स्रोत है, उसमें से जैसे हमारा बल्ब जलता है तो उसमें सभी दिशाओं में प्रकाश फैलने लगता है। क्लियर बात? किसी दिए गए क्षण पर समान कला में कंपन करने वाले माध्यम के सभी कणों का बिंदु पर तरंगाग्र कहलाता है। कि जैसे कि मान लो कि मेरे पास में ये एक बिंदु स्रोत है, यहां से तरंगे निकल रही है कुछ इस तरीके से। बेटा अगर मैं यहां पर कुछ इस तरीके से एक सर्कल बना दूं तो यहां पर ये सभी बिंदु, ये जितने भी बिंदु मेरे को दिखाई दे रहे हैं बेटा जी, इन सभी बिंदुओं की कला एक जैसी, ये समान कला में है। और इन बिंदुओं को मिलाकर ये जो हमने वृत्त बनाया है यही हमारे लिए एक्चुअली में तरंगाग्र होता है। क्लियर बात? तो यहां पर तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु नए विक्षोभ का स्रोत होता है। यहां पर अगर बात करें तो जैसे यहां पर ये हमारे पास में बिंदु स्रोत था बेटा से, यहां से तरंगे निकलने लगी कुछ इस तरीके से। तो अब इस तरंगाग्र के ये सभी बिंदु है जो समान कला में स्थित है, इन समान कला में ये स्थित है। तो इस तरंगाग्र के ये जो बिंदु है ये भी आगे की तरफ अपने आप में तरंगाग्र का काम करने लगते हैं। तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु नए विक्षोभ का स्रोत होता है, जिसे द्वितीयक तरंगिका कहा जाता है। ये तरंगिकाएं गोलाकार होती है तथा उस माध्यम से प्रकाश की चाल में गति करती है। सीधी सीधी बात की अगर बात करें तो यहां पर देखेंगे अपन, ये एक चित्र बना हुआ अपने पास में कि ये समतल तरंगाग्र है। यहां से प्रकाश की तरंग आ रही थी, ये हमने ए से ए डैश तक ये हमारे पास में एक तरंगाग्र है, इसका ये एक बिंदु है। क्लियर बात? ये एक बिंदु है। ये अपने आप में फिर से एक तरंग के स्रोत की जैसे काम में करने लगते हैं, प्रकाश का स्रोत की तरह ये काम करने लगते हैं, जहां से फिर से ये गोलाकार, यहां पर देखिए गोलाकार तरंगाग्र बनते हैं। इनको अपन द्वितीय तरंगिकाएं कहते हैं। क्लियर बात? जैसे ये गोलीय तरंगाग्र इस तरीके से बनने लगते हैं तो अपन इनको द्वितीय तरंग कहते हैं। ये द्वितीय स्रोत अपने लिए काम करने लगते हैं। ये प्राथमिक स्रोत हो गया है और ये फिर हमारे लिए द्वितीय स्रोत की जैसे काम करने लगते हैं। फिर इसमें एक बिंदु हमारा ये था कि प्रत्येक क्षण पर द्वितीय तरंगिकाओं का अग्र आवरण नया तरंगाग्र प्रदान करता है। फिर द्वितीय तरंगाग्र जैसे ही प्रकाश आगे चलता है वो एक नए तरंगाग्र की तरह काम करने लगते हैं। समांगी माध्यम में तरंगाग्र सदैव तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। समांगी माध्यम जो होगा इंपॉर्टेंट बिंदु है हमारे लिए, थ्योरेटिकल सवाल पूछा जा सकता है कि समांगी माध्यम में तरंगाग्र सदैव तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। क्लियर बात? फिर आगे हम बात करें तो ये चित्र हमने देख लिया अभी। फिर देखें अपन यहां से, देखिए बेटा आगे है कला संबंध स्रोत क्या होते हैं और कला असंबंध स्रोत क्या होते हैं। ये दो अलग अलग बातें हैं, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। क्लियर बात? तो सबसे पहले हमारे पास में आता है कि कला स्रोत बिंदु कौन से होते हैं। तो दो स्रोत केवल और केवल तभी कला संबंध हो सकते हैं जब उनकी आवृत्ति समान हो और तरंग दैर्ध्य भी समान हो जाए। बात दोबारा से समझिए कि हमारे पास में
जब दो बिंदु स्रोत हो जाएं, दो स्रोत केवल और केवल तभी कला संबंध हो सकते हैं, पूछा जा सकता है कि वो क्या शर्त है जहां पर दो प्रकाश के स्रोत कला संबंध हो सकते हैं। तो बहुत आसान जवाब है भैया, जब इनकी आवर्ती या तरंग दैर्ध्य बराबर होगी तो ये दोनों ही स्रोत कला संबंध स्रोत कहलाएंगे, अन्यथा ये कला संबंध स्रोत नहीं हो सकते हैं। क्लियर बात। तथा इनमें प्राथमिक कलांतर नियत हो। इनमें प्रारंभिक कलांतर भी कैसा होना चाहिए? नियत ही होना चाहिए। प्रारंभिक कलांतर में भी इसमें कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। बात क्लियर है। तो फिर आगे अपन बात करें कला असंबंध स्रोत कौन से होंगे। यहां पर देख लिया, कला संबंध स्रोत वो है जहां पर आवर्ती और तरंग दैर्ध्य बराबर हो जाए तो कला संबंध स्रोत होंगे, और आवर्ती और तरंग दैर्ध्य अलग अलग हो जाए या प्रारंभिक कला अनियत हो तो कैसा स्रोत हो जाएगा भैया? कला असंबंध स्रोत हो जाएगा। ये अपने पास में दूसरी इसकी परिभाषा आ जाएगी। फिर आगे देखें, व्यतिकरण यंग का द्विस्लिट प्रयोग है। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, यहां से सवाल पूछे जाते हैं भैया, बहुत सवाल पूछे जाते हैं। इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, समझ समझ के पढ़िएगा, गारंटी से यहां से सवाल आएगा ही आएगा। ये हमें जो फॉर्मूले जो लिखे हुए हैं ये इनफ फॉर्मूले हैं भैया, इनको ध्यान में रखते हुए सवालों की प्रैक्टिस भी कीजिए। देखिए, कला संबंध स्रोतों के लिए परिणामी तीव्रता है। हमारे पास में दो स्रोत ऐसे हैं जो कला संबंध है, उनके लिए परिणामी तीव्रता की बात करें तो पहले स्रोत की तीव्रता I1 है, दूसरे स्रोत की तीव्रता I2 है। तो परिणामी कितना हो जाएगा? I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कोस फाई नॉट। फाई नॉट यहां पर हमारे लिए क्या है? इनका कलांतर हो जाएगा, प्रारंभिक कलांतर। कला असंबंध स्रोतों के लिए परिणामी तीव्रता, कला असंबंध स्रोतों के लिए हमें फाई नॉट बराबर कितना मिल रहा है? 0। तो ये कोस फाई नॉट ये कितना मिल रहा है? फाई नॉट हमें मिल जाएगा कितना? 90 डिग्री। तो कोस फाई नॉट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हमारे पास में I बराबर I1 प्लस I2 ही रह जाएगा। फिर आगे अपन बात करें तो हमारे पास में जो तीव्रता होती है, ये जो बिंदु स्रोत होते हैं हमारे पास में, प्रकाश के जो स्रोत हैं बेटा, अगर इनकी तीव्रता की हम बात करें तो ये तीव्रता स्लिट की चौड़ाई, जो हमारे पास में अपन यंग का डबल द्विस्लिट एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इसमें जो स्लिट की लंबाई होती है, स्लिट की जो चौड़ाई होती है उसके समानुपाती है। जितनी चौड़ी स्लिट लेंगे तीव्रता उतनी ही ज्यादा रहेगी। फिर बाद में ये आयाम के स्क्वायर की भी समानुपाती होती है। तो यहां से हमने लिख लिया कि भाई स्लिट की जो चौड़ाई है उसको अपन W बोल दें और आयाम को अगर अपन A बोल दें तो यहां से I1 बटा I2 बराबर हमको W1 बटा W2 बराबर A1 का स्क्वायर बटा A2 का स्क्वायर मिलने वाला है। बात समझ में आती है। फिर अगर अपन अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात लिखेंगे तो वो अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर बटा अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर आएगा। साथ में अगर आयाम के पदों में देखेंगे तो A1 प्लस A2 बटा A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये तीव्रता के हमारे पास में दो तीन फॉर्मूले आ जाते हैं। तीव्रता के अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता के अनुपात का फॉर्मूला भी हमको मिलता है। तो बेटा जी बहुत आसान है और ये फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां से लगातार सवाल पूछे जाते हैं, हर साल यहां से सवाल पूछा जाता है। यही सेम फॉर्मूला जब अपन वेव पढ़ रहे थे, जब अपन वेव पढ़ रहे थे बेटा जी, वहां पर भी हमने किया था ये। जब अपन वेव के बारे में पढ़े थे, जब 11वीं क्लास का हमारा जो आखिरी टॉपिक है, वहां पर भी ऐसा खेल हमने देखा था और वहां पर भी हमने तरंगाग्रों के बारे में सीखा था। तो जैसे ध्वनि तरंगे हुआ करती थी, वहां यहां पर हमारे पास में ये प्रकाश की तरंगे भी वैसी ही है, तरंगाग्र वैसे ही बना रही है। तो एनवी दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई की बात करें तो जो हमारे पास में जो फ्रिंज बनती है उसमें फ्रिंज दो प्रकार की बनेगी, एक द्वित्व फ्रिंज बनेगी और दूसरी अद्वित्व फ्रिंज बनेगी। ये क्या होती है क्या नहीं होती है ये हमने क्लास में डिटेल से पढ़ा था जब अपन इसके बारे में पढ़ रहे थे लेक्चर में। तो एनवी दीप्त फ्रिंज की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी? एक्स एन बराबर एन लेमडा डी बटा डी। क्लियर बात। ये फॉर्मूला याद कर लेंगे। जैसे हमने यहां पर ये बिंदु स्रोत लिए S1 और S2, इनके बीच की दूरी d है और यहां से ये अगर इनकी लंबवत यहां से लंबवत दूरी देखें तो ये d sin थीटा आ जाएगी। यहां पर इनका ये अपन इनको इकट्ठा कर रहे हैं तो पथांतर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा n लेमडा, n की वैल्यू जहां पर 0 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। तो दीप्त फ्रिंजों के लिए पथांतर की अगर अपन बात करें बेटा, दीप्त फ्रिंजों के लिए पथांतर की बात करें तो वो हमें 0 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा इस तरीके से देखने को मिलेगा। फिर आगे अपन बात करें अद्वित्व फ्रिंजों की बात करेंगे बेटा जी। तो अद्वित्व फ्रिंजों के लिए पहले दूरी की बात कर लेंगे। वहां n लेमडा आता था, यहाँ पर 2n माइनस 1 लेमडा डी बटा 2d आ जाएगा। और पथांतर की बात करेंगे तो 2n माइनस 1 लेमडा बटा 2, जहां n की वैल्यू 1 2 3 से चलती जाएगी। और यहां पर हमें जो पथांतर मिलेगा डेल्टा x वो किसके बराबर मिलेगा? लेमडा बटा 2 3 लेमडा, क्योंकि n की वैल्यू पुट करते, जब n की वैल्यू 1 पुट करूंगा
तो ये तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1 और लेमड़ा बटा 2, 2 पुट कर दूंगा तो 4 में से 1 गया तो 3, तो 3 लेमड़ा बटा 2। फिर आगे अपन बात करें फ्रिंजों की चौड़ाई, तो फ्रिंज की चौड़ाई की बात करेंगे तो फ्रिंज की चौड़ाई को हम बीटा से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? बीटा से। ये हमने क्लास में बहुत अच्छे से देखा भी हुआ है। तो फ्रिंज चौड़ाई की अगर अपन बात करें बेटा जी, तो ये होती है बीटा बराबर लेमड़ा डी बटा टी। क्या आ जाती है? बीटा बराबर लेमड़ा डी बटा डी। फिर देखिए कोणीय फ्रिंज चौड़ाई, बेटा कोणीय फ्रिंज चौड़ाई की अगर बात करें, देखिए ये तो सिर्फ फ्रिंज चौड़ाई है या रेखीय फ्रिंज चौड़ाई भी बोल सकते हो। फिर आगे अपन बात करें कोणीय फ्रिंज चौड़ाई, क्या होती है कोणीय फ्रिंज चौड़ाई? वो होती है बीटा बटा डी बराबर लेमड़ा बटा डी। ये हमारे पास में इनका संबंध आ जाएगा। तथा फ्रिंज की विस्थापन की बात करें तो इसको अपन लिख लेंगे बेटा। फ्रिंजों के विस्थापन के लिए अगर अपन बात करें तो मैं अगर इसको लिखूं दोबारा से, तो देखिए क्या मिलेगा हमें। 1 मिनट बेटा, इसको मैं दोबारा से लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं इधर साइड में। देखिए आई मैक्स माइनस आई मिनिमम बटा आई मिनिमम माइनस आई मिनिमम। क्लियर बात? तो हमारे पास में ये फ्रिंज के विस्थापन का फॉर्मूला आ जाएगा 100%। क्लियर बात? तो यहां से ये आई मैक्स माइनस आई मिनिमम और आई मिनिमम बटा ये आई मैक्स अपने पास में इंटू 100%, ये फॉर्मूला आ जाएगा। फिर आगे हम देखें, यहां पर बोला हुआ है कि यदि अपन व्यतिकारी तरंगों के किसी एक पथ में यदि म्यू अपवर्तनांक तथा टी मोटाई की एक पारदर्शी पट्टिका को प्रविष्ट कराया जाए तो प्रकाश का पथ टी की अपेक्षा म्यू टी हो जाएगा। बहुत अच्छी बात लिखी है। पूछा जा सकता है कि यदि अपन व्यतिकारी तरंगों के किसी एक पथ में म्यू अपवर्तनांक तथा टी मोटाई की एक पट्टिका अगर प्रविष्ट करा दें तो प्रकाश का पथ क्या हो जाएगा? तो प्रकाश का पथ अगर प्रारंभ में टी है तो बाद में प्रकाश का पथ कितना हो जाएगा बेटा? म्यू टी के बराबर हो जाएगा। क्लियर? फिर ये हमारे पास में फ्रिंजों के विस्थापन को दिखाता हुआ एक चित्र है। यहां पर हमें सीधे सीधे फॉर्मूले ही देखने हैं। तो एक पट्टिका द्वारा उत्पन्न पथांतर की अगर बात करें तो बेटा वो हमें मिल रहा है कितना? डेल्टा एक्स बराबर म्यू माइनस 1 इंटू टी। ये जो फॉर्मूला है ये आ जाएगा कि एक पट्टिका द्वारा उत्पन्न पथांतर तो डेल्टा एक्स बराबर म्यू माइनस 1 इंटू टी। टी यहां पर पट्टिका की मोटाई हो जाएगी और म्यू यहां पर क्या हो जाएगा? पट्टिका का अपवर्तनांक हो जाएगा। तथा फ्रिंज विस्थापन की अगर बात करें तो डेल्टा एक्स बराबर बीटा बटा लेमड़ा और म्यू माइनस 1 इंटू टी हो जाएगा। बीटा हमने देख लिया था अभी, और लेमड़ा यहाँ पर हमारे पास में तरंग दैर्ध्य हो जाएगा। साथ में अगर बात करें तो डी बटा डी और म्यू माइनस 1 इंटू टी आ जाएगा। फिर विस्थापित फ्रिंजों की संख्या की बात करें तो विस्थापित फ्रिंजों की संख्या की बात करें तो बेटा ये आता है हमारे पास में विस्थापन बटा फ्रिंज चौड़ाई। क्या आ जाता है? विस्थापन बटा फ्रिंज चौड़ाई, जो कि टी म्यू माइनस 1 इंटू डी बटा 2 और लेमड़ा डी, इसको लिख देता हूं टी म्यू माइनस 1 इंटू डी बटा डी आ जाएगा और साथ में लेमड़ा डी बटा डी आ जाएगा। जहां से हमें ये कैपिटल, ये देखिए इस कैपिटल डी से कैपिटल डी खत्म और स्मॉल डी से स्मॉल डी खत्म हो जाएगा, सिर्फ लेमड़ा बचेगा। तो म्यू माइनस 1 बटा लेमड़ा इंटू टी हमें यहां से ये आंसर मिल रहा होगा। बात समझ में आती है? तो इसको बड़े अच्छे से अपन ध्यान से रखेंगे और ये फॉर्मूला हमें बड़े अच्छे से याद भी रखने का है बेटा। फिर आगे हम बात करें तो पतली फिल्मों में व्यतिकरण की बात करते हैं कि हमारे पास में कोई पतली फिल्म है, उस व्यतिकरण देखें तो परावर्तित प्रकाश के लिए अगर वहां से प्रकाश परावर्तित हो रहा है तो सबसे पहले उच्चिष्ट की बात करें तो 2 म्यू टी कोस आर बराबर 2n प्लस 1 लेमड़ा बटा आर आ जाएगा। और निम्निष्ट की बात करेंगे तो 2 म्यू टी कोस आर बराबर n लेमड़ा। साथ में देखिए प्रकाश की बात करें तो एक तो परावर्तित प्रकाश हो सकता है और एक पारगमित आर पार हो सकता है। तो ये तो हमारे पास में परावर्तित प्रकाश की बात आ गई है और दूसरा है पारगमित प्रकाश की, जो प्रकाश आर पार हो गया है। तो उसके लिए उच्चिष्ट की बात करें तो ये आ गया हमारे पास में 2 म्यू टी कोस आर बराबर n लेमड़ा। और ये निम्निष्ट की बात करें तो 2 म्यू टी कोस आर बराबर 2n माइनस 1 लेमड़ा बटा 2। यहाँ पर म्यू हमारे पास पट्टिका का अपवर्तनांक हो जाएगा या फिल्म का अपवर्तनांक है और टी उसकी मोटाई हो जाएगी। टी फिल्म की मोटाई है और म्यू फिल्म का अपवर्तनांक हो जाएगा। बड़े अच्छे से लिखा हुआ है यहाँ पर, हमें सीधे सीधे ध्यान रखने का इसको। फिर बात करें विवर्तन। विवर्तन में हमारे पास में 2 साइंटिस्ट थे, एक तो फ्रेनेल थे और दूसरे फ्रॉनहोफर थे। दोनों ने अपनी अपनी बातें बोली। इंपॉर्टेंट है इनका स्टेटमेंट, हमको ध्यान रखने का है। फ्रेनेल विवर्तन की बात करें तो बेटा जी ध्यान से देखेंगे तो फ्रेनेल विवर्तन में स्रोत व पर्दा द्वारा के अवरोधक के निकट होते हैं। फ्रेनेल विवर्तन में क्या होता है
कि यहाँ पर हमारे पास में स्रोत व पर्दा द्वारक के स्रोत व पर्दा द्वारक या अवरोधक के निकट होते हैं। बात क्लियर है, जिसकी वजह से विवर्तन के पश्चात प्रकाश पर्दे पर अभिसारित होता हुआ प्रतीत होता है। कि हमें सिंपल सी बात बोली है कि स्रोत व पर्दा द्वारक अवरोधक के निकट होते हैं, तो विवर्तन के पश्चात जो प्रकाश है वो पर्दे पर अभिसारित होता हुआ दिखाई देता है। हमें बात समझ में आती है कि हम बैटरी लेके गए और हम बिल्कुल पास में पर्दे के पास चले गए तो हमें पूरा का पूरा प्रकाश वहीं पर इकट्ठा होता हुआ दिखा देगा, फैलता हुआ दिखाई नहीं देगा। तो अपन क्या बोल देंगे कि इसको हमें किसी लेंस की जरूरत ही नहीं होती है। आपतित तरंगाग्र या तो गोलीय है या बेलनाकार हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फ्रेनेल विवर्तन ने क्या बोला कि हमें यहाँ पर एक तो लेंस की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि पास में होने की वजह से जो प्रकाश है वो अपने आप ही पर्दे पर अभिसारित होता हुआ प्रतीत होता है। जबकि फ्रोनहोफर विवर्तन ने क्या बोला कि ऐसा नहीं होता है। फ्रोनहोफर विवर्तन ने क्या बोला कि यदि स्रोत व पर्दा, इसने बोला जब स्रोत व पर्दा पास पास में हो जाए, और इसने बोला कि यदि स्रोत व पर्दा द्वारक या अवरोधक से अधिक दूरी पर होते हैं तथा विवर्तन प्रारूप को प्रेक्षित करने के लिए अभिसारित लेंस का उपयोग किया जाता है। हमें प्रकाश को इकट्ठा करने के लिए, अभिसारित करने के लिए हमको भैया एक लेंस की जरूरत पड़ेगी। आपतित तरंगाग्र समतलीय होगा, तो जो तरंगाग्र आपतित होगा वो समतलीय हो जाएगा। साथ में अपन बात करें यहाँ निम्निष्ठ और उच्चिष्टों की बात करें तो निम्निष्ठ पर a sin थीटा n बराबर n लेमड़ा हो जाएगा और a sin थीटा बराबर 2n+1 लेमड़ा बटा 2। साथ में केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ट की बेटा रेखीय चौड़ाई की बात करेंगे तो wx बराबर 2 लेमड़ा d बटा d हो जाएगा और केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई wd बराबर 2 लेमड़ा बटा a आ जाएगा। साथ में उच्चिष्ट की तीव्रता की बात करें तो यहां पर हमारे पास में ये फॉर्मूला है I बराबर I नॉट साइन बीटा बटा 2 और बीटा बटा 2 घात -2 आ जाएगी। बीटा क्या है ये हमने ऑलरेडी देख लिया, बाकी यहाँ पर भी लिखा है बीटा बराबर 2 पाई लेमड़ा a sin थीटा हो जाएगा, जहां पर I नॉट केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता को अपने को बता रहा होता है। तो बहुत आसान है बेटा, सारी चीजें एकदम आसान है, सारे फॉर्मूले बहुत अच्छे से पढ़ते चलिए और इनके सारे सवाल प्रैक्टिस करते रहिए। जो भी तुम्हारे पास में डीपीपी है, मॉड्यूल है, जो भी मटेरियल है, तुम कोई बुक सोल्व कर रहे हो वो सारे सवाल लगाओ। बार बार कह रहा हूं पीवाईक्यूज को अच्छे से लगाइए बेटा। मैं तो कहता हूं कि बचे हुए समय में पीवाईक्यूज तो तुम्हें इस कदर पता होने चाहिए, इस तरीके से पीवाईक्यूज तुम्हारे सोल्व करे हुए होने चाहिए बेटा कि अगर वैसा सवाल आ जाए तो मेरे को तो सोल्व करने की जरूरत ही ना पड़े। और मैं गारंटी से कह रहा हूं बेटा जी, अगर तुमने पिछले 37 सालों की पीवाईक्यूज पर कमांड कर ली है, इसका मतलब तुम्हारी नीट में फिजिक्स में जीत हो जाएगी भैया। तुमको कोई रोकने वाला नहीं है, बस जरूरत है तुम्हें वो सारे पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से समझ के उनके सॉल्यूशन करने की। बात समझ में आती है? इसके बाद में फिर मुड़ के देखने की जरूरत नहीं, तुम्हें सारे पेपर आसान लगने लगेंगे। क्लियर? तो पढ़ते रहिए बेटा, अभी तो मोटिवेशन का समय है। अभी देखिए बहुत सारे बच्चों को ऐसे लग रहा होगा कि सर पता नहीं क्या चल रहा है मेरे साथ, क्या नहीं हो रहा है, नंबर नहीं आ रहे हैं, सिलेबस भी जल्दी जल्दी चल रहा है, एग्जाम भी पास में आ रही है, बहुत चीजें चल रही है। लेकिन बेटा मैं तुम्हें बार बार विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम अगर मेहनत कर रहे हो तो बहुत अच्छी दिशा में हो। तुम्हारा काम सिर्फ मेहनत करना है, इस फालतू की बातें सोचने का समय नहीं है। अपने आप को किसी फालतू की कन्वर्जेशन में, किसी फालतू के थॉट्स में इन्वॉल्व मत कीजिए। पढ़ाई करके अपने आप को बिजी रखिए और लगे रहो बेटा। विश्वास ऐसा रखो कि हमारा ही सिलेक्शन होगा, हमारा ही सिलेक्शन होगा। क्लियर बात? अभी हमें आपा खोने की जरूरत नहीं है, मोटिवेशन खोने की जरूरत नहीं है, नेगेटिविटी नहीं पालनी है। सारी चीजें, इन सब चीजों से दूर रहो। जितने भी डिस्ट्रैक्शन है बेटा उनसे दूर रहिए, मोबाइल फोन को दूर रखिए एकदम। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस कीजिए। क्या चल रहा है देश दुनिया में, क्या नहीं चल रहा है, अभी तुम्हें फिलहाल उन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है बेटा। तुम सिर्फ पढ़ाई कीजिए। जब हमारा समय आएगा देश दुनिया के लिए कुछ करने का, तो उस समय अपन बहुत अच्छे काम करेंगे, समाज सेवा के काम करेंगे, सारे काम उसी समय करेंगे। लेकिन अभी पहले खुद को काबिल बनना है बेटा। खुद की काबिलियत के लिए दौड़ना है। तो खुद को काबिल बनाने के लिए बेटा जी डॉक्टर तो बनना पड़ेगा, नीट निकालना पड़ेगा। नीट नहीं निकालना तो क्या कोई और अच्छी एग्जाम निकालनी पड़ेगी। बात समझ में आती है? ज्ञान होगा तभी अपन सेवा भाव दिखा पाएंगे, अन्यथा तो नहीं हो पाएगा। तो सिर्फ पढ़ाई कीजिए। अभी वाला समय हमारे पास में ले दे की बात करूं तो बेटा सिर्फ पढ़ने का है, इसमें पढ़ाई में इन्वेस्ट कीजिए। क्लियर? तो यहां पर ध्यान से देखिए। अब अपन प्रकाश के ध्रुवण की बात करते हैं कि यदि तरंग के कंपन संचरण की दिशा, यदि तरंग के कंपन संचरण की दिशा के लंबवत एक तल में एक ही दिशा में उपस्थित हो तो तरंग को ध्रुवित या समतल ध्रुवित कहा जाता है। साथ ही एक तरंग के दोनों अनुप्रस्थ तल की एक ही दिशा में
सीमित करने की परिघटना को तरंगों का ध्रुवण कहा जाता है। ये सिंपल परिभाषा है जिसको अपने को ध्यान रखना है। हमारे पास में ये दो तरीके की अपन पोलराइजर काम में लेंगे, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है। ये हमारे पास में ऊर्ध्वाधर पोलराइजर है और ये हमारे पोलराइजर मतलब ध्रुवक की बात कर रहे हैं अपन, क्लियर बात। तो ये ऊर्ध्वाधर ध्रुवक है और ये हमारे पास में क्षैतिज ध्रुवक है। एक तरंग आएगी तो यहाँ पर ये देखिए बॉस, ये इंसिडेंट बीम था हमारे पास में, हमने करंट क्या हमने प्रकाश यहाँ पर आपतित किया तो ये किरणें जा रही थी इस तरीके से बनती हुई, तो कुछ तिरंगे किरणें थी जो यहाँ पर बाहर रह गई है और कुछ किरणें यहाँ पर इन जो ऊर्ध्वाधर हमारे पास में ध्रुवक है यहाँ से इन खिड़कियों से अंदर चली गई। फिर यहाँ पर फिर से हमें यहाँ पर एक सीधी तरंग लास्ट में मिल जाएगी यहाँ से, क्लियर बात। तो ये हमारे पास में वर्टिकल पोलराइज लाइट वेव है। जैसे ही अपन प्रकाश आया इस ऊर्ध्वाधर ध्रुवक के ऊपर गिरेगा तो बाद में हमें ये एक तरंग इस तरीके से आती हुई दिखाई देगी। फिर अपन इसको एक और यहाँ पर क्या कर लेंगे, इसमें जो हमारे पास में क्षैतिज ध्रुवक है उसमें से अब ये तरंग बाहर रह जाएगी, ये सीधे वाली तरंग बाहर निकल जाएगी। बात क्लियर है, तो आर पार हो जाएगी। तो अब आगे अपन बात करें बेटा, तो ध्यान से देखें, तो मेलस का नियम एक विश्लेषक से पारगमित प्रकाश की तीव्रता I बराबर I नोट कोस स्क्वायर थीटा होती है, जहां पर थीटा ध्रुवक का विश्लेषक की पारगम अक्षों के मध्य कोण है। थीटा क्या है, ध्रुवक व विश्लेषक की पारगमन अक्षों के मध्य का कोण है। साथ में प्रावर्तन द्वारा ध्रुवण की बात करें, पहले तो हमने ध्रुवक की काम कर ले लिया था, दो खिड़कियां ले ली थी हमने। अब अपन बात करते हैं प्रकाश द्वारा ध्रुवण। तो ब्रूस्टर का नियम क्या कहता है, ब्रूस्टर एक साइंटिस्ट, उन्होंने बोला कि ध्रुवण आपतन कोण की स्पर्शज्या जिस पर परावर्तित प्रकाश पूर्ण समतल ध्रुवित हो जाए संख्यात्मक रूप से माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होगा। मतलब सीधे सीधे बात करें तो हमारे पास में आपतित किरण, देखिए क्या बोला, ध्रुवण आपतन कोण। ध्रुवण आपतन कोण क्या होता है, आईपी, क्लियर बात। अगर इसकी स्पर्शा बोले तो tan आईपी ले लें तो ये अपवर्तनांक के बराबर आ जाएगा। बात के लिए परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवत हो जाए संख्यात्मक रूप से माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर आ जाएगा। तो यहां से आईपी प्लस आरपी बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा। फिर आगे हम बात करें तो प्रकीर्णन द्वारा ध्रुवण। अगर प्रकीर्णन द्वारा ध्रुवण की बात करें तो हमारे पास में अब आता है ये कि जब अपन प्रकाश के नीले भाग को ध्रुवक द्वारा देखें या ध्रुवक को पारगमित प्रकाश की तीव्रता में वृद्धि, जब भी अपन ध्रुवक को घुमा दे, देखिए क्या बोला, यदि हम आकाश के नीले भाग को ध्रुवक के द्वारा देखने लगे, हमारे पास में जो यंत्र है ध्रुवक है, यदि उसको अपन उस यंत्र से देखें या ध्रुवक को घुमाएं तो प्रकाश की तीव्रता में या तो वृद्धि होगी या कमी होगी, क्लियर बात। कुछ ना कुछ तो हमें प्रदर्शित होगा ही होगा, क्लियर। जैसे कि यहाँ पर आपतित सूर्य प्रकाश था, अध्रुवित था, नाइट्रोजन अणु था, हमने यहां से देखा इसको, तो ये कुछ इस तरीके से प्रकीर्णित प्रकाश हमको दिखाई देने लगेगा जो कि यहां से लंबवत हो जाएगा। तो आपतित प्रकाश और प्रकीर्णित प्रकाश हमें कैसा दिखेगा, लंबवत दिखेगा। तो आपतन की दिशा के लंबवत दिशा में देखा जाने वाला प्रकीर्णित प्रकाश समतल ध्रुवित पाया जाता है, क्लियर बात। तो ये हमारे पास में आ चुका है प्रकीर्णन द्वारा ध्रुवण। तो बेटा जी फिर एक और इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो हमारे पास में कि व्यतिकरण परिघटना में ऊर्जा संचरण का पालन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि जितनी ऊर्जा प्रारंभ में रहती है आफ्टर व्यतिकरण भी उतनी ही रहती है। साथ में अगर अपन बात करें बेटा जी सूक्ष्मदर्शी के विभेदन क्षमता की, तो सूक्ष्मदर्शी के विभेदन क्षमता की बात करें तो ये हमारे पास में 1 बटा विभेदन क्षमता जो है वो 1.22 लैम्बडा बटा 2 म्यू साइन थीटा के बराबर होती है। तथा दूरदर्शी की विभेदन क्षमता, ये सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता और ये हमें दी गई है दूरदर्शी की विभेदन क्षमता। साथ में हम बात करें अधिकतम उच्चिष्टों व निम्निष्टों की संख्या, उसके लिए यदि साइन थीटा और कोस थीटा का मान 1 से ज्यादा, भाई ये तो पक्की बात है, साइन थीटा और कोस थीटा का अनुपात 1 से ज्यादा नहीं हो सकता क्योंकि इनका अधिकतम मान ही एक है, क्लियर बात। तो एन मैक्स बराबर डी बटा लेमडा, तो कुल उच्चिष्ट 2n मैक्स प्लस 1 के बराबर आ जाएगा। बात क्लियर है, ये अपन सोल्व करेंगे यदि सवाल में हमें निम्न उच्चिष्टों या निम्नोष्टों की अधिकतम संख्या पूछ ले, तो ये हमें कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखने का बेटा। तो बात अगर मैं करूं तो बेटा जी सिंपल सी कहानी ये है कि फिजिक्स को मजबूत करने के लिए खूब सारी प्रैक्टिस कीजिए, खूब सारी प्रैक्टिस कीजिए भैया। और प्रैक्टिस भाई देखिए सिंपल सी कहानी है, जिन बच्चों को अभी भी ऐसे लग रहा है कि भाई हमारे लिए अब इतना समय हमें दिखाई नहीं दे रहा है और मेरे से सवाल हो नहीं रहे हैं, मैं सवाल लगाने बैठता हूं तो मेरे से सवाल बनते ही नहीं है, तो मैं उनको क्लियरली बोलना चाहता हूं बेटा, एक सजेशन देना चाहता हूं, तुम पहले आसान आसान सवालों की कोशिश कीजिए, फिर धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाइए और पीवाईक्यूज तो कीजिए ही कीजिए। पीवाईक्यूज तो कंफर्म करने हैं, उनको छोड़ने का नहीं है, क्लियर बात। तो बेटा यही अपना पूरी अभी तैयारी का
जो पूरे साल हमने मेहनत करी है उसको अच्छे मोड़ पर ले जाने का समय आ चुका है। वो होता है ना कि हमने पूरे रास्ते पर कितनी अच्छे से चलाई है, अब 2-3 किलोमीटर बच गई है हमें मंजिल तक पहुंचने के लिए, तो आराम से ही गाड़ी चलाएंगे, क्योंकि अभी अभी एक्सीडेंट होने का समय नहीं है। हमें सक्सेसफुली हमारे रास्ते तक, हमारी जो मंजिल है वहां तक पहुंचना है, तो बचे हुए समय में भी हम गाड़ी को अच्छे से ही चलाएंगे और प्रॉपर तरीके से चलाएंगे। क्लियर बात? तो लापरवाही नहीं करनी है बेटा, लगे रहो पढ़ने में, घर के अंदर बैठे रहो, अपने हॉस्टल में बैठे रहो, जहां बैठ के पढ़ते हो वहां अंदर ही रहो और बैठ के सिर्फ पढ़ाई करो। किसी काम में या किसी और एक्टिविटी में हमारा समय जाया मत करो। हाँ, थोड़ा सा योगा कर सकते हो, थोड़ा सा खेलने में आधा घंटा या 1 घंटा इनमें टाइम इन्वेस्ट कीजिए ताकि अपना पॉजिटिव माइंड रहे। सिर्फ इतना कीजिए और बाकी पढ़ाई पर ही फोकस कीजिए। ठीक है बेटा जी, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, टाटा, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।